चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले थे गुप्ता एम्पायर, जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाती थी, वो दशक जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर किया गया था। आइए देखते हैं कि आखिर कहानी क्या थी, गुप्ता में ऐसी बात क्या की कि जब इंडिया को किसी ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुप्तों ने सोने की चिड़िया बनाई। ये बात है, ये कहानी है 320 शताब्दी की, मतलब 320 AD से लेकर 540 AD तक की। इतने अंतरकाल के अंदर गुप्ता साम्राज्य ने राज किया था। अब किसी भी राज्य ने राज किया था, मतलब किसी ने भी वहाँ इस जगह पे राज किया था, उसके कुछ एविडेंसेस होते हैं। वो एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हमें कुछ सोर्सेज से मिलते हैं। सबसे पहले लिटरली सोर्सेज, मतलब कागज़ पे, मतलब लिटरेचर के तहत हमें पता चलता है कि अच्छा ये डायनेस्टी या फिर ये एम्पायर या फिर ये राजा एग्जिस्ट करता था। और साथ साथ दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वो बना कर जाते हैं जिससे हमें पता चलता है हाँ ये उस समय की बात है। तो यहीं पर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये लिटरली सोर्सेस है, और राइट हैंड साइड में क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। सबसे पहले बात करेंगे लिटरली सोर्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास दो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, जो ह्यूएन सांग है, ये क्या थे, एक चाइनीज ट्रैवलर थे, और वहीं जो फाहेन है ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। हालांकि दोनों बेसिकली चाइना से ही थे, पर ये मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और ये क्या थे, एक ट्रैवलर थे। तो जो फाहेन है वो मगध में आए, मगध में आकर रहे थे जब जो चंद्रगुप्त थे उनका जब राज्य चल रहा था, तो फाहेन आए थे इंडिया। चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुप्ता एज की बात करेंगे, लेकिन जब चंद्रगुप्त के आगे मौर्य जोड़ दिया जाएगा तो आपको याद रखना है क्या, मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस याद करने हैं। चंद्रगुप्त अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है तो मतलब समझ लो ये किसकी बात हो रही है, दी गुप्ता एज के बारे में। और यही पे चैप्टर के अंदर लिखा, क्वेश्चन के अंदर लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब समझ लेना किसके बारे में बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले जो फाहेन है वो गुप्ता, जब चंद्रगुप्त थे वो जब राज्य करते थे तो यहाँ पर आए थे इंडिया में। आकर इन्होंने रहा, यहाँ पे देखा, इन्होंने बोला कि देखो भाई सबसे ज़्यादा मशहूर उस समय में दो जगह थी, कौन कौन सी, मगध और पाटलिपुत्र। कौन कौन सी, मगध और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को इन्होंने बोला कि ये क्या था, कैपिटल था, और जो मगध था वो क्या था, वो एक ऐसा सिटी था, मतलब बहुत बड़ा सा लार्ज एक टाउन था। क्या था, एक लार्ज टाउन था। ठीक है, आई होप आपको जो बोर्ड पे लिखा है वो सब दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे जाकर आपको क्या मिलेगी, चैनल के लिंक्स, वहाँ पे आपको क्या मिलने वाले, सारे के सारे नोट्स लेक्चर के। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है। फाहेन ने यहाँ पर मगध और पाटलिपुत्र के बारे में बताया, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि उस समय जो गुप्ता थे उनके जो सोशल लाइफ थी वो कैसी थी, इनका जो पॉलिटिकल लाइफ है वो कैसा था, इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, फिर आए हमारे पास ह्यूएन सांग। ये जब फाहेन है और ह्यूएन है दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। जब फाहेन आए थे तब चंद्रगुप्त उनका राज्य चल रहा था, मतलब उस वक्त गुप्ता डायनेस्टी चल रही थी। लेकिन जब आए हमारे पास ह्यूएन सांग, ये उस वक्त आए थे जब ये जो गुप्ता डायनेस्टी था वो नहीं था। ये कब आए थे, 630 AD के अंदर आए थे, और जबकि गुप्ता डायनेस्टी कब खत्म हो गई थी, 540 डायनेस्टी के अंदर। ये बोल रहे हैं कि जब मैं आया तो यहाँ के जो राजा थे वो हर्षवर्धन थे। कौन थे, हर्षवर्धन थे। इन्होंने बोला अपनी किताब के अंदर, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, सीयू की। कौन, सीयू की। इस किताब के अंदर इन्होंने बोला है कि हर्षवर्धन ने मुझे खुद अपने पूरे साम्राज्य को दिखाया, इनके राज्य कितना विशाल था, इनके राज्य के अंदर क्या क्या था, इनसे पहले वाले राज्य के अंदर क्या क्या, इनके जो राजा थे उन सब के अंदर क्या क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में इन्हें हर्षवर्धन ने खुद ही दिखाया। ये कौन कहता है, ये सांग कहते हैं अपनी सीयू की किताब के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया। किसके बारे में भाई, तो गुप्तास की जो पॉलिटिकल लाइफ है उनके बारे में बताया। किसने बताया इन सबको, मतलब इन सब के बारे में इन्हें किसने बताया, हर्षवर्धन ने बताया। साथ ही साथ इन्होंने सोशल लाइफ के ऊपर नजर डाला कि सोशल लाइफ इनके कैसे थे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने जो सांग है इनको किसने बताया, हर्षवर्धन ने बताया। ठीक है, मतलब हर्षवर्धन ने गुप्ता एम्पायर के ऊपर, गुप्ता एम्पायर के वक्त का जितना भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ये सब कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में बताया। ठीक है, फिर हमारे पास आते दो महान कलाकार, रचयिता, जैसे कि आपके जो इंग्लिश में कौन है, शेक्सपियर। ठीक है, वैसे ही इंडिया के जो शेक्सपियर है वो कौन है, कालिदास। कालिदास जी ने 2 पोएम्स लिखी और 2 किताबें लिखी, साथ ही साथ इन्होंने 3 लिटरेचर मतलब 3 ड्रामा लिखे थे। इनके ड्रामा इतने फेमस, जैसे शेक्सपियर के जो ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो इन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। वैसे ही कालिदास के जो ड्रामा से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इनको भी अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो कालिदास के 3 बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामा है, जिनमें से आप किसी भी 1 या 2 नाम को याद रख लो तो काफ़ी है, क्योंकि आपके अंदर आपको क्या लिखना है, ऐसा कुछ याद करो जिससे आपको लिखने के लिए आसान पड़े। तो इनके जो 2 फेमस ड्रामा है वो है, पहला तो विक्रार वैश्य। कौन, विक्रार वैश्य, और जो दूसरा है वो है मल्लावी कंगनी मित्रा। ठीक है, ये अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आपको याद करें तो आप क्या करो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। जैसे अब ये है हमारे पास मल्लावी कंगनी मित्रा, आप कैसे कह सकते हो, मल्लावी पहले याद करो, ठीक है, फिर कंगनी याद करो, उसके बाद मित्रा याद करो। तो 3 वर्ड्स में आपने एक नाम को याद कर लिया। फिर वैसे ही अगर आपको ये याद करना है तो आप ऐसे करो, विक्रा वैश्य। ठीक है, और इनके साथ 2 पोएम्स थे बहुत फेमस, जिनमें से मैंने बस एक ही नाम लिखा है। क्यों, क्योंकि आपको कोई 1 या 2 ही याद रखना है। तो सबसे पहला है रघुवंशम।
कौन? रघुवंश, 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 ठीक है। और दो मोस्ट फेमस स्टोरीज जो का था, पहला मेघदत्ता और ऋतु संहार। ये स्टोरीज थी या फिर कह लो ये उपन्यास थे या फिर कह लो गद्यांश थे, ठीक है, कुछ भी कह लो, ये स्टोरीज थी, मतलब स्टोरीज या फिर उपन्यास गद्यांश कुछ भी कह लो। कौन कौन से? मेघदत्ता और ऋतु संहार। एक पोएम का नाम याद कर लो, कौन है? रघुवंशा। और तीन में से दो सबसे फेमस ड्रामा, कौन कौन से? विक्रवैश्य और मल्लवी कंगनी मित्रा, ठीक है। ये थी कालिदास की कहानी। इन्होंने इतना सब चिप्स लिखा और इसके अंदर इन्होंने क्या किया? गुप्ता एम्पायर को ग्लोरीफाई किया, गुप्ता एम्पायर की सोशल लाइफ, गुप्ता एम्पायर का इकोनॉमिक लाइफ, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। फिर साथ ही साथ आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर के आर्टिस्ट, जिनका नाम है विशाखा दत्ता। इन्होंने दो स्टोरीज लिखी थी, ठीक है। पहला मूत्र रक्षा, जबकि ये जो स्टोरी है ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। ये जो गुप्ता एम्पायर वाले चंद्रगुप्त है, इनकी कहानी नहीं है, ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, ठीक है। और उनके साम्राज्य की कहानी है, मतलब मौर्य एम्पायर कह लो या फिर मगध की कहानी है, ठीक है। और ये जो देवी चंद्रगुप्ता है, इन्होंने ये दो किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? वैशिखा दत्ता ने कौन कौन सी किताबें लिखी? पहला मूत्र रक्षा, जो कि एक ड्रामा था, किताब नहीं थी, एक ड्रामा था, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस ऐसा करके, ठीक है। और फिर देवी चंद्रगुप्ता भी एक टाइप का ड्रामा था। जो मूत्र रक्षा था वो किसकी कहानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी साम्राज्य यानी कि मगध की कहानी थी। उसके बाद अगर आप पुराण भी पढ़ोगे, पुराण में भी कौन सा? जो वायु पुराण है, अगर आप वायु पुराण पढ़ोगे तो भी आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं। इसी के साथ आते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर, मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिससे हमें पता चलेगा कि गुप्ता एम्पायर कैसा था। सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद के पिलर, मतलब या फिर कह लो प्रयागराज का पिलर। इस समय में क्या है? इलाहाबाद का क्या नाम हो चुका है? प्रयागराज। तो प्रयागराज पिलर या फिर इलाहाबाद पिलर जो भी है उसके हिसाब से याद कर लो। एक ऐसा पिलर जो कि इलाहाबाद में है, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है, किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया कौन है? तो लिखवाया है हरिसेना ने। हरिसेना कौन थे? हरिसेना समुद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर एक पोएट हुआ करते थे, मतलब जो सभा होती है, सभा के अंदर जो पोएट होते हैं उनमें से एक पोएट थे हरिसेना, जिन्होंने समुद्रगुप्त की विशेषताएं, उन्होंने कौन कौन सी ट्राइब्स के ऊपर कब्जा किया था, उस ट्राइब्स के राजा कौन कौन से, उस ट्राइब्स के अंदर कौन कौन लोग थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब के बारे में इस इंस्क्रिप्शन, इन जो पिलर्स हैं इनके ऊपर इन्होंने इंस्क्रिप्ट करवा दिया है। किसने करवा दिया? हरिसेना ने। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। ये था पहला इलाहाबाद पिलर। सेकंड पिलर आता है आयरन पिलर ऑफ चंदेरी, जो कि कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है, ठीक है, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है, साइड में है। ये एक ऐसा पिलर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है वो हम लास्ट, मतलब इस वीडियो के अंत में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इस पिलर के ऊपर चंद्रगुप्त 2 के बारे में लिखवाया गया है। किसने इंस्क्रिप्ट करवाया? किसके बारे में इंस्क्रिप्ट करवाया गया है? तो चंद्रगुप्त 2 के बारे में इंस्क्रिप्ट करवाया गया। इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब के बारे में इस आयरन पिलर के ऊपर लिखवाए गए। इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है जो कि हम इस वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। उसके बाद कॉइन्स के थ्रू भी हमें एविडेंसेस पता चले कैसे। किसी कॉइन के ऊपर था कि सिर्फ और सिर्फ राजा की तस्वीर थी, किसी कॉइन में राजा के साथ उनकी रानी भी थी, किसी कॉइन में राजा एक धनुष चलाते, मतलब बो एंड एरो के साथ दिखते थे, ठीक है। किसी कॉइन के ऊपर हमें दिखता था कि जो राजा है वो क्या कर रहे हैं, वो एक टाइगर को हंट कर रहे हैं। मतलब ये सारी आर्किटेक्चर का एविडेंसेस बताते हैं कि उस समय भी क्या था? आर्किटेक्चर हुआ करता था। उस समय भी क्या था? आर्किटेक्चर हुआ करता था, ठीक है। मतलब देखो आज के ज़माने में अगर आप कॉइन देखोगे, थोड़ा सा हमें क्या दिखता है? या तो एक अंगूठा दिखेगा 1 रुपये के कॉइन के ऊपर, ठीक है। और अगर थोड़ा और पहले जाओ तो 2 रुपये के कॉइन के ऊपर एक इंडिया का मैप दिखता था। उससे पहले जाओ तो 1 रुपये के कॉइन के ऊपर एक अनाज दिखता था, ठीक है। वैसे ही पुराने ज़माने में कॉइन्स के ऊपर किंग, क्वीन, बॉय एंड एरो, टाइगर हंट, उनका जो क्या बोलते हैं फ्लैग, उनका जो फ्लैग था वो सब दिखता था। तो ये सारी एविडेंसेस हमें बताते हैं कि उनका उस समय में भी इतने छोटे से कॉइन में भी आर्किटेक्चर घुसाया था। साथ ही साथ इस समय में क्या कहा जाता था? इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये वही दौर था जब सोने के सिक्के बनना शुरू हुए थे, गोल्डन कॉइन्स बनना शुरू हुए थे, ठीक है। फिर हमारे पास इंस्क्रिप्शन आता है। सबसे पहला एक और इंस्क्रिप्शन आता है जो कि ईरान इंस्क्रिप्शन, जो कि स्कंदगुप्त के बारे में बताता है, ठीक है। इनकी विशेषताएं, इनका साम्राज्य, इनकी पॉलिटिकल लाइफ, इनका सोशल लाइफ, इन सब के बारे में वो बताता है। कौन इंस्क्रिप्शन? ईरान इंस्क्रिप्शन। फिर आता है हमारे पास सबसे फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि इस समय में भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर वेदा, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता था। कहा जाता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नहीं, फॉरेन के भी स्टूडेंट्स आके पढ़ाई करते थे। और साथ ही साथ इनके अंदर 3 बहुत बड़ी सी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, ठीक है, और अभी भी है, ठीक है। सो इसी के साथ जो हमें एविडेंसेस मिले वो उन सबको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे 1, 2 और फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं।
इसके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू की कहानी। चंद्रगुप्त टू का एक और नाम था जिसको हम देखने वाले। सबसे पहले बात करेंगे समुद्रगुप्त के राज्य में क्या होता था। आपने देखा कि जो गुप्ता एम्पायर है इसका डायनेस्टी का शुरुआत कब हुआ था 320 में, ठीक है। लेकिन समुद्रगुप्त की कहानी कब आती है 335 में, मतलब इसके बीच में भी तो कोई रहा होगा। तो मतलब समुद्रगुप्त क्या है, रियल फाउंडर नहीं है किसके, गुप्ता एम्पायर के। रियल फाउंडर कौन है, रियल फाउंडर है चंद्रगुप्त वन, जिनके बारे में आपके बुक के अंदर कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा आई डोंट नो, लेकिन जो बुक में लिखा है, जो सिलेबस में है, सिर्फ वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। मतलब इनके पापा कौन थे, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। इन्होंने राज्य किया था 335 से लेकर 375 AD तक, ठीक है। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। हालांकि ये टाइटल इन्हें देना सही नहीं है। क्यों नहीं देना सही है, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो नेपोलियन अपनी लड़ाई में हार चुका था, पर ये कभी नहीं हारे। ये इनको मौत मिली थी नॉर्मल वाली, लेकिन ये हारे नहीं थे। तो नेपोलियन बोला जाता है, पर उतने भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, चंबल रिवर से लेकर मथुरा तक पूरा अपना साम्राज्य अपना स्थापित किया था। और साथ ही साथ इन्होंने डेक्कन मतलब समझ रहे हो ना, डेक्कन मतलब जैसे मान लो ये हमारा इंडिया का साउदर्न पोर्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आता है, इस वाले पोर्शन को कहते हैं हम लोग डेक्कन। यहाँ पे गुजरात वगैरह सब साथ में लिए, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया था, मतलब उसके ऊपर इन्होंने उसकी सारी संपत्ति, वहाँ के जितने भी राजा थे उन सबको हरा तो दिया था, पर उसे अपने अंदर नहीं लिया था, मतलब उसके ऊपर राज नहीं किया था। उसकी सारी संपत्ति ले ली थी, उसमें जितना भी सारा सोना वगैरह था, जितने भी राजा थे उन सबको मात दे दी थी। पर इन्होंने बोला देखो मैं अकेला हूँ, मेरे को जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसी को संभालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं इतना ज़्यादा एरिया संभाल नहीं पाऊँगा। तो इन्होंने उनको हरा दिया था, पर अपने अंदर जैसे इनका जो एरिया मान लो समझ लो मेरा इलाका है, तो वो वाला इनका मेरा इलाका वाला नहीं, मतलब इन्हें एनेक्स नहीं किया था। इन्होंने उसे हड़प लिया था, पर उसके ऊपर कब्जा नहीं किया था, मतलब उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखाया, ठीक है। डेक्कन प्लेटू के ऊपर लेकिन इन्होंने कब्जा किया था, इन्हें मतलब हरा दिया था। इतने उनके जितने भी सारे राजा वगैरह थे, जितना भी संपत्ति, जितना भी धंधा, सबको लूट लिया था, पर उसके ऊपर कभी भी ये नहीं बोला कि हाँ डेक्कन प्लेटू भी मेरा है, ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। इन्होंने समटटा मतलब जो कि आज का बंगाल है, कामपुर जो कि आसाम के अंदर आता है, नेपाल, शाशी, कुशानाज, शाकस, ये सब क्या है, ये तीनों राजा के नाम है। पहले एरिया वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो समाटा है जो कि बंगाल के थे, फिर देवका जो कि नॉर्थ आसाम के आता है, फिर कामपुर जो कि आसाम का पोर्शन है, फिर नेपाल, फिर शासक, फिर कुशान्स, फिर शाशी जो कि पंजाब के राजा हैं, फिर मेघावर्णन। इन सबको अपना संबंध मतलब दोस्त बनाया था, और उन सबकी मतलब दोस्त इन द सेंस मतलब क्या, ऐसे नहीं कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। कोई भी राजा एक राजा के दोस्त नहीं होता, कब तक, जब तक वो उसके हानि ना पहुँचाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन सबको हरा चुके थे, और हराने के बाद इन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है मैं उतना ज़्यादा राज वगैरह नहीं कर पाऊंगा, जितना मुझ में आता है उतना आने दो। और अगर तुम चाहते हो, मतलब इस ज़माने में होता ये था कि कोई भी राजा अपनी प्रॉपर्टी क्या करता था, बोलता था कि देखो तुम इस राज्य को संभालो, लेकिन जो टैक्स वगैरह होंगे, जो कुछ पैसे होंगे, वो सब मेरे पास भी आएंगे, मतलब मेरे अंडर ही तुम रह के इस संसार को, मतलब इस राज्य को संभालो। क्योंकि एक राजा अकेला कितने राज्य को संभालेगा, समझो इतना बड़ा इंडिया है। तो इन्होंने कुछ राजाओं को बोला था कि ठीक है देखो मैंने तुम्हारे राज्य को हराया, लेकिन मैं तुम्हारी जो जान है उसको भिक्षा में देता हूँ, तुम मेरे बदले क्या, इसके बदले तुम क्या करोगे, तुम इस राज्य को संभालोगे, इनकम मेरे को दोगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे राजा भी थे, ग्रेट पैट्रन थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर और आर्ट में भी था, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा बड़े म्यूजिशियन से इन्हें वीणा प्लेयर का एक्सपर्ट माना जाता है, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि राजा का सिर्फ काम सत्ता चलाना नहीं होता, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा खिल के निकल आता है। जैसे कि ये बहुत महान एक वीणा प्लेयर थे, वीणा समझते हो ना, जो सरस्वती जी बजाती हैं। फिर ये हिंदू धर्म को मानते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म को ये ना मानते थे। दूसरे धर्म को बोलते थे कि ठीक है मैं उसके विरोध नहीं चाह रहा, तुम्हारा जो धर्म है तुम उसको फॉलो करो, लेकिन ये हिंदू धर्म को मानते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी जो सत्ता है, मतलब अपना जो साम्राज्य है, सत्ता नहीं, अपना जो साम्राज्य है वो ब्रह्मपुत्र से लेकर यमुना तक, और हिमालय से लेकर नर्मदा तक, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूरे हर जगह फैलाया था। समझ रहे हो ना, पूरी तरह से फैलाया था, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास दूसरे राजा जिनका नाम है चंद्रगुप्त टू, या फिर इन्हें जैसे इन्हें नेपोलियन कहा जाता है, वैसे इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य, ठीक है, मतलब सन ऑफ पावर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये जो शाकास थे इनको इन्होंने हरा दिया था, मतलब इन्होंने तो बस हराया था और उसके बाद छोड़ दिया था, पर इन्होंने उनकी संपत्ति को ही हड़प लिया, मतलब कि तुम क्यों अकेले बैठो, मैं तुम्हारा भी राज हड़प लूंगा। तो इन्होंने शासक को हरा दिया था, मतलब इनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और शासक का जो राज था वो मालवा, गुजरात, इन सब एरियाज में भी फैला हुआ था। तो समझो इन्होंने किस किस जगह तक अपना हाथ मारा होगा, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने जब शाका को हराया तो इन्हें लोगों ने एक और टाइटल दिया जिसका नाम था शाकाहारी, मतलब एनिमी ऑफ शाका।
ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इन्होंने अरेबियन सी के ऊपर जो भी ट्रेड्स, जितने भी ट्रेड्स जो अरेबियन सी से होते हैं उस पोर्ट पे भी इन्होंने अटैक मतलब क्या, उसको भी अपने राज्य में ले लिया। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते थे अरेबियन सी के द्वारा, वो सब इनके अंडर, मतलब इनका इनकम क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, फिर इनके जब साम्राज्य में जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी। ठीक है, कोई भी चोरी चकारी नहीं होती थी, कोई भी लूट पटेल नहीं था। क्यों तभी तो इसी सब चीज़ों की वजह से इंडिया को क्या कहा जाता था उस समय में, सोने की चिड़िया। इनका जो गवर्नमेंट था बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था, कुछ भी करप्शन नहीं था, सब कुछ ऑनेस्ट। जो भी ये क्या करते थे ना, ये बहुत ज़्यादा डोनेशन लेते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे अगर तुम्हारा मन है तो ठीक है। कोई भी अगर राजा घूमने आ रहा है इनके राज्य के अंदर, इतने बड़े एम्पायर के अंदर, तो वो राजा आते थे इतनी सारे अच्छी चीज़ें देखकर, जब पूरा गोल्ड देखते थे तो बहुत ज़्यादा मोहित होकर बहुत सारे डोनेशन देते थे। और डोनेशन से क्या करते थे, ये रेस्ट रूम्स बनाते थे। मतलब जो कि फॉरेनर्स आए तो फॉरेनर्स कहाँ रहेंगे, नीचे तो नहीं रहेंगे, नहीं तो इंडिया की इज्जत जाएगी। तो ये उनके लिए रेस्ट रूम्स बनाते थे, ये हॉस्पिटल्स बनाते थे। ठीक है, ये रोड्स बनाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने देवागृह भी बनाए। देवागृह मतलब इन्होंने बेसिकली टेम्पल्स बनाई जिसके अंदर भगवान की मूर्ति, भगवान के इमेजेस रखा जाता था। मतलब ये एक हिंदू थे ना, तो हिंदू होने के कारण इन्होंने एक घर बनाया, समझ लो भगवान का घर। तो देवागृह, भगवान का घर, जैसे हम आजकल क्या कहते हैं, टेम्पल्स कहते हैं। ठीक है, टेम्पल क्या, मंदिर क्या होता है, भगवान का घर होता है। ये विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, और ये मानते भी थे कि जो विष्णु भगवान है वो बहुत ज़्यादा अवतार लेकर इंडिया में आ चुके हैं। ठीक है, ये ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। इनके राज्य में ब्राह्मणों की इज्जत हमेशा हाई होती थी, ब्राह्मणों की इज्जत हाई होती थी। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस के ऊपर विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस के ऊपर विश्वास करते थे, यातना के ऊपर विश्वास करते थे। इन सब वजह से ब्राह्मणों की इज्जत बहुत ज़्यादा हाई करवा दी। और साथ ही साथ देवगृह बनाया जिसके अंदर भगवान रह सके। ठीक है, और फिर डोनेशन का इस्तेमाल रेस्ट रूम, हॉस्पिटल्स और रोड्स बनाने में होता था। ठीक है, इनके साम्राज्य में सब कुछ खुशहाल था, रिच एंड प्रॉस्परस था, हैप्पी लाइफ, हैप्पीली जिंदगी जिया करते थे। इस वजह से ही, इन्हीं सब कारणों की वजह से उस समय इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। तो ये तो बहुत महान से राजा जो इस डायनेस्टी के थे उनके बारे में हम डिस्कस कर लें। अब हम आगे देखते हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ थे इस समय के वक्त। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल्चर डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले उस समय की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, संस्कृत। क्योंकि हमने देखा जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त II यानी कि विक्रमादित्य, ये क्या करते थे, ये हिंदुज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। साथ ही साथ जो समुद्रगुप्त थे वो भी हिंदुज्म को फॉलो करते थे। मतलब सारे जो गुप्ता डायनेस्टी है वो किसको फॉलो करते थे, हिंदुज्म। इसी के कारण वो क्या करते थे, संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा प्रचलित करते थे, उसी लैंग्वेज में बात भी करते थे। ये जो हरिसेना जिनके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी, ये उस समय के एक जेम थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाया था। कहाँ पर, पिलर्स के ऊपर। कौन से पिलर, इलाहाबाद पिलर के ऊपर इन्होंने इंस्क्रिप्ट करवा दिया था। किसके बारे में, समुद्रगुप्त की कहानी, उन्होंने कौन कौन से राज्य को हड़पा था, उसके राज्य के अंदर कितने कितने लोग थे, उन लोग की क्या क्या विशेषता थी, इन सब के बारे में इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखवा दिया था इलाहाबाद के पिलर के ऊपर। साथ ही साथ उस समय में बहुत ज़्यादा जो फेमस आर्ट था वो था क्ले का आर्ट। उस समय में दो फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस ग्रेट पोइट्स हुआ करते थे, पहले वांसा और भैरवी। जो वांसा है इनका एक बहुत अच्छा सा पोएम है जिसका नाम है स्वप्न वर्षदा, जो कि एक प्रिंसेस थी, इनका नाम क्या था, वशा दत्ता। वशा दत्ता का जो स्वप्न था, मतलब जो ड्रीम था, उसके बारे में इन्होंने एक पोएम लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी, भाषा ने लिखी थी। और भैरवी भी एक बहुत महान एक पोएट थे। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, या फिर कह लो एक स्टोरी लिखी थी, जिसका नाम था कीर्ता अर्जुना। मतलब कीर्ता जो कि एक शिव जी का फॉर्म है। ठीक है, कहा जाता है, एक स्टोरी है अर्जुन जो कि पांडव के हीरो थे। तो अर्जुन और कीर्ता की जो स्टोरी है, मतलब इन्होंने कैसे करके फाइट किया था, इनके बारे में कीर्ता अर्जुना के अंदर लिखा गया। ठीक है, साथ ही साथ जो भारती है ये भी एक स्टोरी राइटर है, इन्होंने रावण वध नाम की एक स्टोरी लिखी थी। मतलब रावण का वध कैसे हुआ था, किसने किया था, इन सब के बारे में भारती ने लिखा था। और जो पतंजलि जो ऋषि है, इन्होंने कहानी लिखी थी महावैश्य के बारे में। कौन सी कहानी, महावैश्य। साथ ही साथ हमें एक स्टोरीज मिलती हैं, या फिर कह लो कुछ ऐसे उपन्यास मिलते हैं या फिर गद्यांश मिलते हैं, जिनका नाम है पंचतंत्र, जिसके अंदर हमें एनिमल की स्टोरीज मिलती है। इन एनिमल की स्टोरीज के मतलब इन एनिमल्स का यूज़ करके कैसे किसी किंग को या फिर उनके जो मंत्री है, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके अंदर, पंचतंत्र के अंदर। साथ ही साथ अगर मेडिसिन में बात करें तो हमारे पास दो बहुत बड़े वैद्य मिलते हैं। पहला वाघभट्ट और फिर धन्वंतरि। धन्वंतरि एक आयुर्वेदिक क्या बोलते हैं, वैद्य थे। और साथ ही साथ ये एक फिजिशियन भी थे, जबकि जो वाघदत्त थे एक फिजिशियन थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये सर्जन थे। कहा जाता है ये फर्स्ट सर्जन थे जिन्होंने कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया था। ठीक है, कैटरैक्ट का क्या किया था, इन्होंने ऑपरेशन किया था। कौन, वाघदत्ता ने। तो मेडिसिन की लाइन में भी जो गुप्ता एम्पायर था उसने वो पीछे नहीं हटा, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। कैसे, इसने दो महान वैद्य
जो कि एक दोनों फिजिशियन थे, बट लेटर ऑन जो दानवंतरी थे ये आयुर्वेदिक लाइन में गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो कि जिनका जो सॉल्यूशन है वो कहीं भी नहीं है, वो आयुर्वेदा के अंदर है। इनकी खोज इन दानवंतरी ने ही की थी। और जो वाघ रहते थे ये फिजिशियन थे, साथ ही साथ एक सर्जन भी थे। इन्होंने क्या किया था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन सबसे पहली बात किया था, मतलब ये क्या थे, एक सर्जन भी थे, ठीक है। फिर आते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का नाम इनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहली बार जीरो का फाउंडेशन किया था, मतलब जीरो को खोया था। इन्होंने डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया था, जिसके बारे में बहुत लेटर ऑन, मतलब बहुत ज़्यादा सालों के बाद विदेशी जो साइंटिस्ट थे उन सब ने बताया। इन्होंने अलजेब्रा, कैलकुलस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार पाई की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, पाई की वैल्यू, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक सूर्य सिद्धांत भी दिया था। सूर्य सिद्धांत क्या कहता है, सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि देखो यार, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, सन अर्थ के अराउंड नहीं घूमता। हालांकि पिछले ज़माने में लोग ऐसा मानते थे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो सेंटर में रहता है जबकि सन उनके अराउंड घूमता है। बट इस बात को डिस्प्रूव किया था आर्यभट्ट ने बहुत पहले। किस सदी की बात हो रही है आप समझ सकते हो, 320 AD की बात हो रही है, उस समय की बात, या फिर कह लो 400 के आसपास की, क्योंकि 380 में तो ये स्थापना हुई थी। तो समझ लो 400 की बात है, 400 ईस्वी की बात है। और हमारे पास सूर्य सिद्धांत आ चुका था, हमारे पास अलजेब्रा आ चुका था, हमारे पास कैलकुलस आ चुका था, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी थी, हमारे पास पाई की वैल्यू आ चुकी थी, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाराहिमिल, जो कि आर्यभट्ट जैसे ही महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बॉटनी, मैथ्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के अंदर अपना बहुत अच्छा एक छाप छोड़ा था। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि देखो प्लैनेट की पोजीशन मैंने फाइंड कर दी है। मतलब कहा जाता है, अगर आप अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपकी जो बुक्स है उसके अंदर क्या लिखा है कि न्यूटन थे या फिर कोई और साइंटिस्ट थे जो कि बैठकर आसमान में तारे देखते थे, सभी तारों को ड्रॉ करते थे। बट ये सब स्टोरीज इनके ऊपर ज़्यादा फिट बैठती है। इन्होंने ये सारी स्टडीज़ पहले की थी, ये आसमान के नीचे बैठते थे, उनकी ड्राइंग्स करते थे सारे के सारे तारों के अंदर। बहुत ज़्यादा की रिसर्चेस के बाद इन्होंने पता चला कि जो प्लैनेट्स है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अर्थ सन के राउंड घूमता है, सन अर्थ के राउंड नहीं घूमता। जो मून है वो अर्थ के राउंड घूमता है, और मून और अर्थ दोनों क्या करते हैं, सन के राउंड घूमते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही पता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी रचयिता हैं, हमारे जो पुराने जो गुप्ता एज के लोग हैं, उन्होंने बहुत पहले इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। साथ ही साथ फिर थर्ड बहुत ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट आते हैं। साइंटिस्ट से मान लो हम लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को जो खोज के देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। दुनिया में साइंटिस्ट मान लो जिनका नाम था ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने जो एक तो मैथमेटिशियंस थे, उनके साथ ही साथ इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्मा श्रुति का सिद्धांत, ठीक है, जिसको, और साथ ही साथ इन्होंने ग्रेविटेशन, मतलब जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन बाबा ने दिया था, आइंस्टाइन बाबा ने दिया था, इन सब की थ्योरीज इन्होंने बहुत पहले ही बता रखी थी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इन्होंने हिंट पहले ही कर दिया था कि देखो यार, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, मैं तो नहीं बता दूंगा, लेकिन मेरे आने वाले कई पुश्ते इन सबको बहुत अच्छे से प्रूफ करने वाली। इन्होंने हिंट कर दिया था, इन्होंने प्रूफ वगैरह नहीं किया, इन्होंने बस हिंट किया था, और फ्यूचर में तो इसे डिस्कवर कर ही लिया गया, ठीक है। साथ ही साथ अब देखते हैं कि कौन कौन से इनके जो आर्ट स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में हम इनकी जितने भी महान कलाकारियाँ इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गांधार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ब्यूटीफुलनेस का, मतलब इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर या फिर कह लो इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो आज तक इस दुनिया में नहीं बना है, जो कि जिसका सबसे अच्छा खासा जीता जाता एग्जाम्पल है गांधार, ठीक है। फिर सारनाथ के जो इमेजेस हैं, सारनाथ के जो मंदिरें वगैरह हैं, वो सब इन्हीं पीरियड में बनी थी। फिर पुरानिक मिथोलॉजी के अगर जाएंगे तो उसके जो आर्किटेक्चर वगैरह है उसके अकॉर्डिंग जो पुराण वगैरह है, इन सब के बारे में हमें गुप्ता एम्पायर ही बताता है। साथ ही साथ ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिरें इस एम्पायर के अंदर ही बनी थी। देवघर की जो मंदिरें हैं वो ब्रिक से बनी थी इसी एम्पायर के अंदर। इससे पहले हमने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जो राज्य थे, जो पिलर्स वगैरह थे वो किससे बने थे, वुड से बने थे, लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स का इस्तेमाल भी आ गया था। सिर्फ और सिर्फ ब्रिक नहीं, यहाँ पे आयरन और कॉपर की भी मूर्तियाँ बनी थी। जैसे आयरन पिलर हमने जो सबसे स्टार्टिंग में बात की थी, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। हालांकि कहा जाता है कि ये डायरेक्टली कुतुब मीनार के पास नहीं था, ये कहीं और बना था, उसे उठाकर कहीं और लगाया गया। इसका जो वजन है वो 3 टन तक के बराबर है। बहुत बड़ी सी मूर्ति है, मतलब बहुत बड़ा सा एक पिलर है। कहा जाता है कि ये देखो अभी कौन सी ईस्वी चल रही है, अभी 2022 चल रहा है, ठीक है। और ये कब बना था, इस समय में, मतलब आज से बहुत साल पहले। तो उस वक्त से अब इस वक्त तक अभी तक इसके ऊपर एक भी रस्ट नहीं लगा है। रस्ट में समझते हो ना, इसके ऊपर अभी तक इतने साल पहले की बनाई हुई कोई एक आयरन का पिलर जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगा हो, वो एक ये है, ठीक है। और साथ ही साथ बुद्धा का एक स्टैचू है, जो जिसे कहते हैं कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा, ये भी एक बहुत अच्छी सी आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ ही साथ अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं के अंदर जितने भी अच्छे खासे निर्माण किए गए, जितना भी अच्छा खासा जो आर्किटेक्चर है, ये सब गुप्ता एम्पायर के अंदर ही हुआ था। फिर दानिश आर्टिस्ट नाम के जो आर्टिस्ट है, इन्होंने बहुत अच्छे आर्ट दिए हैं इसी पीरियड के अंदर। फिर सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो
जो पेंटिंग चलती है उसका नाम है अवालोकितेश्वरम, मतलब अवालोकितेश्वरम पद्मनाहारी, पद्मनाहारी। ये है नंबर 1 पेंटिंग। So, इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने कहीं पर मिस प्रोनाउंस कर दिया होगा तो आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।